देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 खंड बाकी में आ चुके हैं। ये कह रहा पहला का, इसका सेकंड का है। इसमें टोटल 6 प्रश्न होंगे, 5 आपको करने में 6 के 6 कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो का वो लास्ट सेकंड का प्रश्न है, किसी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो 17वां पद है और जो उसका 10वां पद है, तो 17वां पद 10वें वाले पद से 7 ज्यादा है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? an इक्वल टू, यानी कोई भी पद निकालना, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, 20वां, कोई भी पद, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां an क्या है? nवां पद, a क्या है? पहला पद है, n क्या है? सारवंतर, n क्या है? संख्या। इस अब ये फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी का यूज करेंगे। तो सारवंतर हमें ज्ञात करा रहा और दे रखा कि जो 17वां पद है 16 में 10 में से 7 ज्यादा है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, माना एपी का पहला पद ए है तथा सार्वअंतर डी है। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर डी है। तब क्या फॉर्मूला होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है। अधिक है। अब हम 17वां पद निकालें। अगर इसका कैसे निकालेंगे? n की जगह 17, a 17 इक्वल टू a प्लस n की जगह 17 रख दो, 17 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? a 17 इक्वल टू a प्लस 17 में से एक गया 16 डी, तथा 10वां पद, क्योंकि 10वें पद की भी बात हुई है तो 10वां पद भी निकाल लो, a 10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a 10 इक्वल टू a प्लस 9 डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे, ये जो मैं लिख रहा हूं आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है ना, यहां ऐसा साइड से मत लिखना, इसके नीचे लिखना। मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं ताकि कटे ना। प्रश्नानुसार, यानी हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम ये बोल रहा है कि जो 17वां पद है ना 10वें पद से ज्यादा है। यानी अगर 10वें पद की वैल्यू 5 है, 10वें पद की वैल्यू 5 है, तो जो आपका 17वां पद होगा वो 12 होगा। यानी मान लो 10वें पद की वैल्यू 7 है, तो 17वें पद की क्या होगी? इसमें 7 और जोड़ दो तो 17वें पद की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। यदि 10वें पद की वैल्यू 10 है तो और 17वें पद की क्या हो जाएगी? 17। यानी 10वें पद की जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या जोड़ देंगे? 7। तो प्रश्नानुसार a17 जो है a 10 प्लस 7 के बराबर है। अब बताओ देखो, अगर नॉर्मल हमें ऐसे बोलना है, क्या a17 a10 के बराबर है? इस कंडीशन में नॉर्मली a17 a10 के बराबर है। अब बोलोगे सर नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि ये 7 ज्यादा है। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो ये जब 10 से 7 ज्यादा है तो इसमें भी 7 जोड़ दो,
इस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। और क्या रख दो, a17 और a10 की वैल्यू, तो a प्लस 16d, यही तो वैल्यू है, यहाँ है a प्लस 9d, ये तो चल रहा है। और 16d 9d प्लस 7, a से कैंसिल, 9 को जब इधर लाओगे 16 में से 9 गए तो 7d इक्वल टू 7, और 7 एकम 7, 7 से भाग दीजिए 1 बचा, तो आपका सारबंधर क्या आ गया, 1 आ गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका सारबंधर निकलता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में ज्यादातर मिलता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना नोट कीजिए। देखिए अगला ही प्रश्न है इसका, और कह रहा है ये आपके देखिए 4 नंबर का है, कितने नंबर का, 4 नंबर का है ना। मूल ज्ञात कीजिए, वो भी 4 नंबर, इससे पहले जो थे एपी पद वाला वो भी 4 नंबर का था, इसे हल करेंगे। समीकरण कह रही है कि समीकरण √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले मेथड होता है, लिखेंगे हल डाल के, दिया है तो समीकरण लिखेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब ये बताइए कि कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण, किस फॉर्म की है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म की है। यानी यहां से a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5/√2। तो हम क्या करते हैं, a और c की ax² और ये c की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5√2 और इसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 की √2 से करेंगे तो 2, 5 गुणा 2x² तो क्या आएगा 10x², 10x² आया। तो हम बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने पर वो 10x आए, या कितना है, सॉरी जोड़ने पर 7x आए, सॉरी जोड़ने पर कितनी संख्या है 7x, तो जोड़ने पर 7x आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 10x² आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो जोड़ने पर 7x आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 10x² आए। तो हमारा 5 और 2 ही है, 5 और 2, तो लिखेंगे तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, आप जोड़ लो इसे, 5 और 2 7, तो यहां से x कॉमन ले लो तो यहां बचेगा √2x प्लस 5, √2 कॉमन ले लिया यहां से, x प्लस 5, सॉरी जब आप यहां से √2 कॉमन लेंगे तो 2 में से √2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट है सेम, तो एक कोई सा ले लीजिए और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। यदि हम बोले कि इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी √2x प्लस 5 किसके बराबर 0 के, तो उसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर चला जाएगा माइनस का, √2 कहाँ जाएगा अपॉन में। अब ये कैसा अपरमेय संख्या, तो हर का परमेयकरण कर दो, √2 कैसी है अपरमेय, तो ये हो जाएगा माइनस के 5√2 की मल्टीप्लिकेशन √2 में करोगे तो 2। अब यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, x प्लस √2 की 0 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के √2, अतः x बराबर माइनस के 5√2 अपॉन 2 माइनस का √2, यही क्या है आपके समीकरण के मूल। आगे सिंपली देख लीजिए कितना सिंपल मेथड है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नोट कीजिए, और हाँ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह आपको सब प्रोवाइड कराएंगे, इंपॉर्टेंट यानी किस प्रकार से आप अपने पेपर में अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड रहते हैं, तरीका, वहां पे सारी जानकारी दूंगा। और जो ये पेपर वगैरह इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि अच्छे से आप देख सकें, या जो भी आपको हेल्प है। तो नोट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप टेलीग्राम सब। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर गा है, सेकंड का ही गा है ना, 4 नंबर का प्रश्न है, हल करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी इक्वल टू कोण बीएसी, यानी एबीसी हमारे पास कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की भुजा एक बीसी है, उस बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी जो है कोण बीएसी के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर है।
इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे सिंपली। देखो ऐसे एक त्रिभुज बना लिया मैंने माना ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ बी सी पर कोई भी बिंदु डी है तो इस प्रकार से मिला दीजिए, क्योंकि कोण क्या बनना है, एडीसी। एडीसी ये वाला कोण बीएसी ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस बीएसी कोण के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना एबीसी कोई भी त्रिभुज है, क्योंकि लाइन लिखनी पड़ती है। माना एबीसी एक त्रिभुज है, ऐसे लिख दो। माना एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। ये तो हमें पता ही है, इस प्रकार स्थित है कि क्या है कि ये दोनों कोण बराबर है, कि कोण एडीसी कोण बीएसी के, कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। तब त्रिभुज, अब हमें यह करना है कि जो कोण एडीसी है वो कोण बीएसी के बराबर है, यानी इस वाले त्रिभुज में एडीसी त्रिभुज का जो ये कोण है एबीसी पूरे त्रिभुज के कोण के बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी तथा, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं, एक सेकंड। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एडीसी में अब हमें त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा, समरूपता की कसौटी का यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूं, एक तो मुझे क्या दे रखा है, ये कोण बराबर दे रखा है कि कोण जो एबीसी है, एबीसी किसके बराबर है, कोण एडीसी के। ये ब्रैकेट में लिख दो, दिया है। अब एक चीज देखो कि ये वाला जो त्रिभुज है एडीसी, इसमें कोण सी और एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे तब भी ये वाला कोण आ रहा है, और एडीसी त्रिभुज बात करेंगे तब भी कोण सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोण सी इक्वल टू कोण सी, यानी क्या, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी कोण क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीसी, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। किस कसौटी से, ए कसौटी से, ए मानी एंगल कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। कौन सी कसौटी, ए समरूपता कसौटी। इसीलिए क्या होगा, ये जो इस त्रिभुज की भुजा होगी, ये वाली जो त्रिभुज है एडीसी की भुजा, जो एसी अपॉन जो क्या कंडीशन होगी, ठीक है, कोण AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अच्छा, ये भुजा हमें दिखानी है, तो इसके लिए एक सेकंड रुको, ये वाली लाइन गलत लिख गया हूं मैं, ये नहीं है, ये बोल रहा है हमसे, प्रश्न देख लूं मैं, एक सेकंड रुको। CA स्क्वायर, हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर जो है CB प्लस CB गुणा CD के बराबर है, ठीक है। देखो ये है समझ में, ये सेकंड का इससे एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी कोण बीएसी के बराबर। सिद्ध कीजिए कि सीए का स्क्वायर जो है सीबी गुणा सीडी के बराबर है, ठीक है। तो मैंने अगले प्रश्न की लाइन लिख दी। तो अब ये करना है, मैं जब भी तो कह रहा समरूपता कसौटी लगेगी, यहाँ पे ये क्या गड़बड़ हो गया हमारा। तो देखो त्रिभुज एडीसी पे बात करें तो समरूप हो गए, तो यानी भुजा एसी बटे में क्या हो जाएगी, भुजा सीडी। तो भुजा एसी अपॉन सीडी इक्वल टू पूरे त्रिभुज एबीसी की बात कर ले। अगर मैं एबीसी की बात कर लूं तो भुजा सीबी, ये वाली भुजा सीबी अपॉन एसी, यानी इस त्रिभुज में बात करो तो ये भुजा पे सीडी भुजा, पूरी की बात करोगे तो फिर ये भुजा बटे बीसी भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए,
इसे AC की जगह CA लिखो, CA यो CD CA CA लिखो यहाँ। तो क्या हो जाएगा, भुजा BC या CB बटे CA। अब मैं क्या करूं, इस CA को तो इधर ले जाऊं, तो CA का स्क्वायर और जो CD जो है वो CB के पास ले जाऊं, तो हो रहा ना CB गुणा CD, जो कि हमें यही प्रूफ करना था कि CA का स्क्वायर जो है CB गुणा CD के बराबर है। ये हमें क्या करना, समरूपता से हमने प्रूफ कर दिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का, इतना आप नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर है। ये कह रहा चतुर्भुज जो है वृत्त के परिगत खींचा गया, यानी वृत्त के चारों ओर खींचा गया है। ठीक है, तो हम पहले वृत्त एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, वृत्त के परिगत खींचा गया चतुर्भुज। ठीक, कुछ इस तरीके से आप बना लेना। अब माना इसकी भुजाएं चतुर्भुज की A B C D है। अब ये जो वृत्त है वो यहाँ बिंदु P पर, यहाँ बिंदु Q पर, यहाँ बिंदु R पर और यहाँ बिंदु S पर इसे स्पर्श कर रहा है। अब देखो हम ये जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श करती रेखाएं उनकी लंबाई जो आपस में बराबर होती है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है। लिखेंगे माना AB लिखेंगे भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD तथा भुजा DA क्रमशः बिंदु PQRS व S पर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करती है। ये AB भुजा B पर कर रही है, BC आपकी Q पर कर रही है, CD जो R बिंदु पर स्पर्श कर रही है और DA S बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तब प्रमेय के अनुसार कि जो इनकी लंबाई, प्रमेय बोलती है कि किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तब प्रमेय के अनुसार या प्रमेय के अनुसार अगर हम बात करें बिंदु A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए, तो लिखेंगे बिंदु A के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिंदु A के लिए 4 नंबर का है बिंदु A के लिए। इसी प्रकार लिखेंगे बिंदु B के लिए, ऐसे लिखेंगे बिंदु C के लिए, और ऐसे आप वहां लिख देना D के लिए। अभी मैं लिखूंगा तो बिंदु A के लिए क्या होगा, मैंने बोला परस्पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बराबर होती है, यानी AP बिंदु A से देखें तो AP ये जो स्पर्श रेखा खींची गई वो AS के बराबर है। AP = AS, इक्वेशन 1 बना लो। बिंदु B की बात करें
तो ये स्पर्शरेखा खींची गई है कि ये, तो बीपी की लंबाई बीक्यू के बराबर है, तो बीपी इक्वल टू बीक्यू इक्वेशन 2। ये अब मैं सी के लिए बात करूं तो सी क्यू की लंबाई सी आर की लंबाई सी क्यू के बराबर है, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही बिंदु डी के लिए देखेंगे, ठीक है। यहां लिख देता हूं बिंदु डी के लिए, डी के लिए बिंदु डी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डीएस के, तो डी आर इक्वल टू डीएस। इसे हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन 4। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 4 जोड़ने पर अगर हम इन्हें जोड़ दें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो दोनों इक्वल लग रहा है, तो एपी में बीपी और सीआर और डीआर जुड़ जाएगा, तो एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, स्क्वायर में क्या चल रहा है, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। अब देखो एपी और बीपी, एपी में बीपी जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगी भुजा, एबी, एबी मिल जाएगी। और आप सीआर में, अगर सीआर में डीआर जोड़ देंगे तो सीडी भुजा बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, सीडी भुजा बन जाएगी। आपकी कौन सी भुजा बन जाएगी, सीडी भुजा बन जाएगी। अगर आप देखो मैं एएस है और डीएस, एएस में डीएस को जोड़ दूं तो कौन सी भुजा बन जाएगी, एएस में डीएस जोड़ दूं तो आपकी भुजा एडी बन जाएगी। और इसी प्रकार से अगर मैं बीक्यू में सी को जोड़ दूं, बीक्यू में सी को जोड़ दूं तो आपको भुजा बीसी बन जाएगी, तो आपकी भुजा बीसी बन जाएगी। और जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था स्टूडेंट। देखिए AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC के बराबर है। AB प्लस CD किसके बराबर है, AD प्लस BC के बराबर है, जो कि हमें यही प्रूफ करना था स्टूडेंट। इतना आप नोट कर लिए, बहुत सिंपल सा है, आपको तुम्हें पता होनी चाहिए, अच्छे से आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है का ख गाड़ा, ठीक है, 5वां। इसका भी 4 नंबर का ये करा है, दिए गए आवर्ती वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। माध्यक इसने 28.5 में दे दिया है, देखो यहाँ माध्यक है, माध्यक का एक सेकंड में चेक कर लूं, माध्यक ही है। तो x व y की वैल्यू कीजिए, ये y है ये x है। तो देखो ये वाली मैंने आपको इस तरीके से बरबंतर और बारंबारता दे रखी है, इसकी हमें संचय बारंबारता बनानी है। संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं, पहला कॉलम है तो इसे 5 को ऐसे रख लेते हैं, फिर इस 5 में इस वाले कॉलम का एक अगला एलिमेंट ऐड करते जाते हैं, तो 5 प्लस x 5 है। अब 5 प्लस x में 20 जोड़ोगे 25 प्लस x। अब 25 में ये 15 जोड़ोगे तो 40 प्लस x। अब इसमें ये y जोड़ दो 40 प्लस x प्लस y। अब इसमें ये 5 जोड़ दो तो 45 प्लस x प्लस y। अब अगर मैं यहां टोटल निकालूं, इसका कितना आ रहा है, यहां देखिए 25 20 और 5 25, 25 और 15 40, 5 45, 45 x प्लस y ये दे रखा है। इसमें मैं क्वेश्चन में कुछ गिवन भी दे रखा है शायद, हाँ यहाँ पे n की वैल्यू, इसका टोटल जो दे रखा है इन्होंने n बराबर 60 दे रखा है। यहां लिख लेंगे, क्वेश्चन भी दे रखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, 60 गिवन है हमें, ठीक है। तब हमें x और y की वैल्यू निकालनी। अब देखो मैंने भी यही तो ब्रैकेट जोड़े, यहां पे निकला 25 प्लस 40 45 प्लस x प्लस y, ये वैल्यू आ रही है, यानी इनका 60 है तो इस वैल्यू का भी वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 ऐड करके, तो हम बोल सकते हैं चूंकि n इक्वल टू 60 इसलिए 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60 को इधर ले गए तो क्या बचेगा 15, 60 में से 45 गया तो 15 बचेगा। अब देखिए हमें माध्यिका जो दे रखी है, चूंकि माध्यक इक्वल टू
28.5 है, तो ये कौन से वर्ग अंतराल के बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में, क्योंकि 28.5 20 से 30 के बीच में तो आएगा, इसलिए लिखेंगे माध्य, चूंकि माध्य कितना है 100, तो मध्य वर्ग 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा। आप माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, माध्य बराबर कैपिटल N प्लस N अपॉन 2 माइनस कॉम्बिनेटिव फंक्शन अपॉन क्रॉस H, अपॉन में होता है आपका, एक सेकंड दीजिए, कॉम्बिनेटिव फंक्शन अपॉन, हाँ F, जो F यहां से हम वैल्यू निकालते हैं F, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए निचली L की वैल्यू होती है निचली सीमा, तो यानी ये वर्ग में से होती है जो वैल्यू कम होती है, तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? तो अब देखिए, इसलिए इसके नीचे ही लिखना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूं, इसलिए ठीक है, इसलिए L यानी निचली सीमा इक्वल टू 20। अब देखिए ये माध्यक वर्ग है, इसके सामने का F होता है, इसके सामने संचयी बाध्यता में एक ऊपर वाला कॉलम में कॉम्बिनेटिव फंक्शन CF होता है, F इक्वल टू 20, CF इक्वल टू 5 प्लस x, h स्मॉल h जो होती है इनके बीच की डिफरेंस कितने का अंतर है? 10 का, तो h इक्वल टू 10। सो अब यहां फॉर्मूला लगा देंगे आप, ठीक है, माध्यक इक्वल टू कैपिटल N प्लस N अपॉन 2 माइनस कॉम्बिनेटिव फंक्शन अपॉन F क्रॉस H, वैल्यूज लगाइए, माध्य 28.5 दे रखा है ऐसे, L की वैल्यू आपकी 20 है, N की वैल्यू 60 है, जब 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 30, कितना बचेगा? 30, और CF कितना आपका 5 प्लस x, अब देखो माइनस है, ब्रैकेट ऐसे लगाओगे, अब जब यहाँ पे ब्रैकेट 5 प्लस है तो माइनस का जो माइनस हो जाएगा, यानी जो माइनस है इससे प्लस का x माइनस का हो जाएगा। f की वैल्यू क्या है? 20। देखो कॉम्प्लीमेंट CF भी 20 है और F भी 20 है, बीच का डिस्टेंस 10 है, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 28.5। अब एलसीएम ले लो, 40 हो जाएगा, 30 में से 5 गए 25 माइनस x बटे 2, 2 से इधर गुणा कर दो, 2 पंजे 10, हंसी लगाई, 2 अट्ठे 16, 1 17 हंसी लगाई, 2 जन 5 57 इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका 65 माइनस x को धन लिया, 57 को धन ले जाओ, कितना बचेगा 8। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8 आ गई। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 1 से x की वैल्यू 8 रख दीजिए, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, वाई इक्वल टू 15 माइनस 8, 15 में से 8 गए 7 बचा, अतः x की वैल्यू 8, y इक्वल टू 7। ये आपकी x और y की वैल्यू सिंपल ही आएगी। हमने नॉर्मली टेबल ड्रॉ करी, संचयी बाध्यता निकाली, हमने देखा n की वैल्यू 60 है, इनका टोटल योग 60 है, तो ये इसके बराबर रख दिया। यहाँ से हमने 45 को घटाया, x प्लस वाई आ गया, माध्य का 28.5 में गिवन है, तो ये जो है वर्ग अंतराल के 20 से 30 के बीच में आता है, ठीक है। इसलिए निचली सीमा छोटी वैल्यू लेते हैं, वो निचली सीमा होती है इस वर्ग अंतराल में। इसके सामने वाला जो बारंबारतम होता है F होता है, संचयी बारंबारता, इसके सामने वाली कॉलम से एक ऊपर कॉलम CF की वैल्यू होती है, H इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तब माध्य का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस कॉम्बिनेटिव फंक्शन अपॉन F गुणा H,
हमने एल की वैल्यू 20 लगा दी क्योंकि है, एन की वैल्यू 60 है, 2 से भाग करेंगे 30 माइनस सी एफ की वैल्यू लगाई, अब 5 प्लस एक्स है, अब माइनस से ये वाला प्लस जो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस एक्स अपॉन एफ की वैल्यू 20 10 10 1 10 10 दूनी 20, एलसीएम लिया है 40 हो जाएगा, अपन में 2 30 में से 5 गए 25 माइनस एक्स, अब दो की इधर मल्टीप्लिकेशन कर दी, गुणा कर दी, 57 हो गया, 40 और 25 65 माइनस एक्स, एक्स को इधर लिया है पॉजिटिव हो गया, 57 को इधर लेके माइनस में हो गया, 65 में 57 गया 8 बचा, एक्स चूंकि इक्वेशन बने कि x प्लस 5 जो है x सॉरी x प्लस y जो 15 के यानी 15 के बराबर है, x की वैल्यू 8 रखी, 8 को इधर ले गए, 15 में से 8 गए 7 बचा, इस प्रकार आपकी वैल्यू x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। चलिए अब इतना नोट कीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सांख्यिकी का क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, यानी एक 12 खराब पेन है जो कि 132 सही पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, मतलब ऐसे नॉर्मल दे दिया कि बीच में से खराब और सही पहचानो, तो नॉर्मल देख के तो पता नहीं चलेगा चला क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाए, यादृच्छा मतलब रैंडमली, यानी बिना देखे हाथ डाला एक पेन निकाल ली, तब निकालेंगे पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि वह पेन अच्छी है, ठीक है। तो ये सांख्यिकी का वेरी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बेसिक जानते हैं इस क्वेश्चन में तो आप कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, हल डाल दो, बहुत ही छोटा सा, देखिए प्रायिकता होती क्या है, तो हमें जाननी होगी प्रायिकता होती क्या। किसी घटना की जो भी आपकी प्रायिकता होती है स्टूडेंट्स, वो अनुकूल परिणामों की संख्या, यहां मैं समझा रहा हूं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या का अनुपात होती है। मतलब किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या का अनुपात होती है, यही क्या होती है प्रायिकता। अब यही बात डायरेक्ट फॉर्मूले में से मैं वैल्यू पुट करके लगा दूं तो देखो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपको पूरे 4 नंबर नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा कि किसी घटना की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या तथा संभावित परिणामों की संख्या का अनुपात होती। इसलिए यहां लिखेंगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, ऐसे लिख दो, अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, यही तो हमसे बोल रहा है कि निकालेंगे पेन की अच्छे होने की प्रायिकता, तो यहां लिखो, ऐसे लिखो, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता
क्या हो जाएगी, एक सेकेंड ब्लैक से लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन बटे टोटल नंबर ऑफ पेन, यानी ये सीधे लिख दो अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। अब अच्छे पेन कितने 132, क्योंकि अच्छे पेनों की प्रैक्टिस पूछ रहा है तो कुल अनुकूल परिणाम कितने 132 अच्छे पेन है, और टोटल कितनी पेन है 132 में 12 और ऐड हो गई तो 132 और 12 144, 12 से काट लो, 12 एकम 12, एक बचा 12 एकम 12, 12 एकम 12, दो बचा 12 दूनी 24, 11/12। तब लिख देंगे अतः निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता 11/12 है। अतः निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता 11/12 है। लो सिंपल सा 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, बताओ अगर आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल ये क्वेश्चन ही फिनिश होता है, इतना आप नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आ गए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम ये कई बार रिपीट होता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, कितने नंबर का 6 नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में दो क्वेश्चन, एक का ये दिया होता है, एक अथवा में दिया होता है, इसके अथवा में, तो वो कहता है इन दोनों में से एक कर लो, मैं सब ये कराऊंगा, ठीक है, अथवा वाला भी कराऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, यानी कोई भी भिन्न है हमारे पास, जब हम उसके अंश में से एक घटाते हैं ना, एक घटाते हैं तो संख्या जो हो जाती है वो 1/3 हो जाती है। और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है, और जब उसके हर में हम 8 जोड़ दें तो संख्या 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब है, मान लो कोई भी संख्या भिन्न, मतलब जैसे x/y कोई भी एक भिन्न है, या a/b, इस प्रकार से ये भी क्या एक भिन्न है। तो यहाँ पे ये बोलना है कि भिन्न के अंश में से एक घटाते हैं तो संख्या 1/3 हो जाती है, और हर में 8 जोड़ देते हैं तो संख्या 1/4 हो जाती है। तब भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका हल डाल के हम लिखेंगे सिंपली। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ज्यादातर सेटों में क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें पहले हम क्या लिखें, माना भिन्न का हर, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना, भिन्न का हर x है, x तथा सॉरी भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न x/y होगी। तो भिन्न क्या हो जाएगी, x/y होगी। तब अब दो कंडीशन दी है कि भिन्न 1/3 हो जाती है। अब मैंने भिन्न तो मान ली, ये कहा भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से एक घटाते हैं। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार लिख दीजिए, जब मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको 6 के 6 नंबर मिले। नॉर्मल डायरेक्ट करोगे तो 1-2 नंबर काटेगा, लेकिन जब आप ऐसे लिखोगे ना तो वो नंबर काटने सोच नहीं सकता, मुश्किल से आधा नंबर एक बार को काट ले, कहीं कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हुई तो। जब भिन्न के हर में, भिन्न के हर से एक घटाया जाता है, इसी तरीके से लिखना आपको, घटाया जाता है, तो वह कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है, जाती है। अब
इसलिए देखिए स्टूडेंट, हम मिस्टेक कर गए, हर नहीं है, अंश है। अंश से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। तो देखिए भिन्न आपकी x/y, अंश से एक घटाते हैं तो अंश से एक घटा दिए तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है सिंपली। अब अगर मैं आपको नीचे ही लिखना है, मैं इधर लिख देता हूं, आपको नीचे ही लिखना है, ऐसे आगे नहीं लिखना, नीचे ही लिखना है, ठीक है। 3 की मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे 3x माइनस का 3 इक्वल टू y, तो यहां से मिलेगा आपको 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसी द्वितीय क्या बोल रहा है कि भिन्न क्या हो जाती है 1/4, जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो ऐसे लिख दो, द्वितीय शर्त के अनुसार या द्वितीय स्थिति पर के अनुसार, या जो सेकंड कंडीशन है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप। देखो जब भिन्न के हर से भिन्न के हर से जब भिन्न के हर से हर में सॉरी भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो भिन्न 1/4 हो जाती है। करो, भिन्न लिख ली x/y, जब हर में 8 जोड़ते तो 8 जोड़ा 1/4 हो गई, 4x y प्लस 8 इधर, y को उधर ले आओ, क्या बचेगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब आप इन दोनों को नोट कीजिए। अब हम इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन बनी थी हमारी, 3x माइनस y इक्वल टू 3, 4x माइनस y इक्वल टू 8। इनसे x y की वैल्यू निकाल के हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ भी y का कोएफिशिएंट बनना है, y का कोएफिशिएंट बनना है, दोनों के साइन कैसे माइनस माइनस यानी नेगेटिव नेगेटिव। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या होगा। देखो 3x माइनस y माइनस 4x माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 8, तो क्या बचेगा, देखो 3x माइनस y माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 5, 3 माइनस 8, तो माइनस का 5 बचेगा, 8 में से 5 गया माइनस का 5, ये प्लस का y, ये माइनस का y। अब 4 में से 3 गया, माइनस का 4 है या प्लस का 3 है, तो माइनस का x इक्वल टू माइनस की 5, तो माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 5 आ गया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की मिल जाएगी, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई है तो 3 मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 पंजे 15 माइनस के वाई इक्वल टू 3, 3 को अब इधर ले आओ, वाई को इधर ले जाओ तो पॉजिटिव, अब 15 में से 3 गए 12 बचे, तो वाई बराबर 12, अतः भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, अतः भिन्न इक्वल टू भिन्न क्या हो जाएगी, x अपन y है भिन्न, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो आपकी भिन्न क्या होगी 5/12, यही क्या आपका आंसर है। इतना आप नोट कीजिए।
देखिए स्टूडेंट, अथवा तीसरे में ही जो एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, मैंने बताया था अथवा में क्वेश्चन होते हैं तीसरे, चौथे, पांचवें में, तो तीसरे का अथवा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यानी देखिए लॉन्ग में कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि टाइप होते हैं, तो ये उस टाइप का जो पेपर में आता है। तो सबसे पहले तो हल डाल दीजिए और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। देखिए ये कह रहा एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है एक विमान है, उसका टाइम है, मान लो 2 बजे चलने का उसका टाइम है, वो 30 मिनट देर से चला, यानी 2 की जगह 2:30 बजे चला और 1500 किलोमीटर की दूरी से तय करनी है। अब मान लो वो लगभग 4 घंटे में कर रहा है, तो उसे 6 बजे पहुंचना है, लेकिन वो आधे घंटे देर से चला है, तो यानी 6 की जगह 6:30 बजे पहुंचेगा। तो अब 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय से अब उसे 6 बजे ही पहुंचना है, चला है वो आधे घंटे से देर, तो उसने क्या करा, अपनी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने बढ़ा दी। तब बोल रहा है कि विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो इसे सबसे पहले माना करेंगे, इसकी सामान्य चाल ही मान ली, माना विमान की सामान्य चाल, विमान की सामान्य चाल कितनी है, b किलोमीटर प्रति आवर, और सामान्य समय t घंटे यानी आवर, ठीक है। अब हमारा दूरी कितनी है जो तय करनी है, दूरी यानी d कितनी है, 1500 किलोमीटर। हम फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चूंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। मैं इसमें वैल्यू अगर लगा दूं, देखो दूरी कितनी है 1500, चाल कितनी है b, समय कितना है t। यहां से अगर मैं समय निकाल दूं तो क्या आएगा, 1500 बटे b आवर। इक्वेशन इसे आप बना लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। यानी उसकी b तो चाल है, उनने b में कितनी और चाल बढ़ा दी, 250 और बढ़ा दी। तब ये कह रहा है विमान की सामान्य चाल यानी b की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो लिखेंगे देरी की स्थिति में, जब ब्लैक से लिख देता हूं मैं अच्छे से समझा, देखिए विमान देरी की स्थिति में अपनी निर्धारित चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है, अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है। तब विमान की सामान्य चाल, क्या हो जाएगी, देखो तब विमान की सामान्य चाल, तो देखो फॉर्मूला यही लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है 1500 इक्वल टू, देखो उसकी सामान्य चाल p है, अब उन्होंने अपनी चाल कितनी और बढ़ा दी, 250 किलोमीटर। तो अब चाल क्या हो जाएगी, जो निर्धारित चाल है सामान्य चाल है वो, उसमें 250 और जोड़ दो,
तो ये तो उसकी चाल हो गई। अब इस स्थिति में देरी की स्थिति में गुणा, समय कितना है t, लेकिन वो अब देरी की स्थिति की बात कर रहे हैं तो वो कितना देर से चला, 30 मिनट। अब 30 मिनट को घंटे में बदलोगे, 60 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.5 आवर। यानी कितना और ऐड कर दो उसमें, घटा दो। मान लो ये तो सामान्य टाइम था हमारा t, सामान्य टाइम, लेकिन वो अब देरी की स्थिति बात कर रहे हैं तो कितना देर चला, आधे घंटा देर। तो इसमें से t माइनस 0.5। अब इतना आप नोट करें, फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। देख स्टूडेंट ये आ गई थी 1500 इक्वल टू b प्लस 250 गुणा t माइनस 0.5। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 लिख लो उस तरीके से। ठीक है, या समीकरण 1 से ऐसे लिखो, जब हिंदी में लिख रहे हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देखो भी, यहां तक तो वैल्यू सेम उतार दी मैंने। t की वैल्यू क्या थी 1500 बटे b, ये इक्वेशन 1 हमने बनाई थी। अब आपस में आप क्या करें, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें। b की जब इसमें करोगे तो b गुणा 1500 बटे b माइनस b की फिर इसमें करोगे 0.5b, फिर 250 की इसमें करोगे 250 गुणा 1500 बटे b गुणा, ठीक है, जब 250 की इसमें करोगे तो 250 गुणा 1500 बटे b और माइनस 250 गुणा 0.5। ठीक है, इन्हें सॉल्व करोगे, b से b कट जाएगा, 1500 एकम 1500, देखो 1500 ये रहा और 0.b ये चल रहा है आपका 0.5b, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 0 1 2 3, 25 एकम 25, 25 बचा, 25 25 25 चौका 100, 25 पंजे 125, हाथ लगा 12, 25 एकम 25 37। ठीक है, ये आ गया 3,75,000 माइनस 250 की गुणा करोगे तो 0 से तो हट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 पचम 25, 500 125, ये 1500 से 1500 कैंसिल हो जाएगा। यानी जब ऐसे कैंसिल मत करो, जब आप इधर लाओगे 1500 को, ये प्लस का दोनों प्लस की है, इसे आप इधर लाओगे तो ये 1500 1500 गया तो 0, अब यहां बचा ये 0.5। अब जब यहां लोगे, ठीक है, आप 250, ठीक है, जब इधर लेके आओगे ये क्या हो जाएगा, देखो आज एलसीएम ले लो तो हो जाएगा माइनस 0.5 b का स्क्वायर प्लस 125 b अपॉन b। ठीक है, b को जब आप इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, b की मल्टीप्लिकेशन करोगे 0, तो 0 इक्वल टू माइनस 0.5 b का स्क्वायर प्लस 37500 और माइनस 125 b। दोनों साइड में इक्वेशन में 0.5 से भाग कर दो, तो लिखो दोनों पक्षों में, तो पहले एक काम करो, ये माइनस की है तो आप इधर लाओगे, इधर की साइड लिया लेफ्ट राइट तो कौन सी जाएंगी पॉजिटिव, तो देखो 0.5 b का स्क्वायर माइनस इधर लाओगे प्लस, ये प्लस की वैल्यू इधर माइनस। ठीक है, जीरो 5 से दोनों पक्षों में भाग दे दो, तो ये क्या बचेगा 0.5 अपॉन b का स्क्वायर बटे 0.5 b का स्क्वायर प्लस 125 बटे 0.5 b माइनस 37500 अपॉन 0.5 0.5। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया है, यहां लिख देना दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में
0.5 से भाग देने पर, ताकि ये 20 कोएफिशिएंट हम बना ले, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो 0.5 से 0.5 कटेगा, ये 20 स्क्वायर गलती से लिख गया, 0.5 से 0.5 एक बार कटेगा, तो b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ मैंने दशमलव हटाया, 0 बच रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, 0 यानी कि बचा 250। 0 दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 5 एकम 5, 5 सॉरी 7 पंजे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 बचा 35 में से 37 में 35 गए, 2 बचे 5 25 और 1 2 3 4 10,000, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इनका मैंने बताया था ये आपकी द्विघात समीकरण है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं, 1000 प्लस 1000 माइनस 750, तो b स्क्वायर प्लस 1000b माइनस 750b माइनस 7,50,000 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इतना आप नोट करें, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन ये आ गई थी, b स्क्वायर प्लस 1000b माइनस 750b माइनस 7,50,000, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो b ले लिया कॉमन, तो b प्लस 1000 माइनस, अब यहां से 750 कॉमन ले लो आप, b प्लस 0 माइनस, एक सेकंड रुको, ये माइनस की वैल्यू नहीं है, प्लस है, हाँ ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूं। अब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 1000 कर लो 0। अब देखो b प्लस 1000, b प्लस 1000, b प्लस 1000, अब ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। अब तो आप सिंपल जानते हैं, यदि b प्लस 1000 इक्वल टू कितना 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1000, और यदि b माइनस 750 0 के बराबर है, क्योंकि तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 750। अब देखो चाल कोई ऋणात्मक तो लगे नहीं, ऋणात्मक में कर रही है, घट रही है, तो इसकी जो अतः सामान्य चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 750। अतः विमान की सामान्य चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हैं। यानी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों क्या लगे हैं, दो खंबे लगे हैं। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते जाते हैं। मानिए 80 मीटर चौड़ी की आपकी सड़क है, उसके सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हैं। आप थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना, ठीक है। ये दो खंबे लग गए, मान लिया ये ए बी खंबा है और ये सी डी। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। अगर सड़क के बीच स्थित कोई बिंदु, माना सड़क के बीच स्थित कोई बिंदु ई है, इन दोनों खंभों के सिरे पर उन्नयन कोण, सिरे पर यानी यहां से मिलाना पड़ेगा, एक ये इस तरीके से मिला दिया, एक ये मिला दिया,
उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो पहले इसका ये पहले खंबे पर 60 बनना और दूसरे पर 30 बनना। यार ये अवनवन कहता तो ऊपर से नीचे की ओर, अब ये कह रहा उन्नयन यानी अप हो रहा, इसका उन्नयन हो रहा, अप हो रहा, यानी नीचे से ऊपर की ओर। अवनवन बोलता तो ऊपर से नीचे, उन्नयन बोल रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो पहले पे 60 बनना है, दूसरे 30। तब खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तब मान लिया मैंने खंबे की, इस वाले खंबे की ऊंचाई x है और इस वाले की h डैश मान लेता हूं, है ना, h डैश है। तो ये खंभों की ऊंचाई पूछ रहा है और पूछ रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी, यानी इस खंबे से यहां तक की दूरी कितनी है और इस खंबे से यहां तक की दूरी कितनी है। तो माना टोटल तो x है, तो माना इस खंबे से यहां तक की दूरी आपकी मैंने मान ली x है, कितनी x है। तो इस वाले खंबे से इस बिंदु E से BC सॉरी CD खंबे तक की दूरी क्या होगी, जब माना r मान लो जैसे टोटल 80 है, ये 20 है, तो आप ये वाली दूरी 80 में से 20 घटा के तो बताएंगे, तो ये जब x है तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x, ठीक है, 80 माइनस x। इस प्रकार से ये डायग्राम का काम कंप्लीट होता है। अब हमें इसे लिखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। माना BC कोई 80 मीटर, माना BC कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये सब लिखना होता है सिंपल लैंग्वेज में। कैसे लिखना है, बुक के हिसाब से तो डिफिकल्ट होता है, सिंपल समझो। माना BC कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंबे क्रमशः AB व CD लगे हैं। ऐसे लिख लो, यहां लिख लो, ठीक है, ABCD जिसके दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंबे क्रमशः AB व CD लगे हैं, ठीक है। सड़क के बीच स्थित बिंदु E से खंबे AB व CD के शिखर पर उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सड़क के बीच स्थित बिंदु E से खंबा AB और CD के शिखर पर क्रमशः कोण 60 और 30 डिग्री है। फिर लिखेंगे खंबे A से बिंदु E तक की दूरी x है और खंबा CD से बिंदु E तक की दूरी 80 माइनस x है। खंबे AB से बिंदु E तक की दूरी x है तथा CD से 80 माइनस x है, ठीक। इतना लिखने की जरूरत है। अब लिखेंगे, अभी मैं क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई और इन बिंदु की दूरी। तब एक बार इस त्रिभुज में लेंगे, एक इस त्रिभुज में लेंगे। तो त्रिभुज ABE ले लो या त्रिभुज AEB ले लो। त्रिभुज AEB में त्रिभुज ABE में
क्या लग जाएगा tan 60, क्योंकि हमारे पास लंब और आधार है, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan 60 इक्वल टू लंब AB बटे आधार AE। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू h और A की x। अगर अब x की मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दें हम, h को क्या मिल जाएगा, तो h मिल जाएगा हमें h इक्वल टू x √3। इक्वेशन नंबर 1, इतना आप नोट करें। तो पहली इक्वेशन का ही h बराबर x √3। अब त्रिभुज इसमें ले लो CED में, लिखेंगे त्रिभुज CED में, इसमें भी tan ही लग जाएगा क्योंकि लंब और आधार दे रखा है, इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan 30 यानी tan 30 इक्वल टू CD अपॉन CE, और tan 30 की 1/√30 सॉरी 1/√3 CD h डैश, और h ही रहने दो क्योंकि वैल्यू क्या है सेम है, या h डैश ही रहने दो, ठीक है, h डैश ही लिख देंगे क्योंकि वैल्यू क्या है सेम है, लिख देंगे वो। और C कितना 80 माइनस x। अब h डैश इक्वल टू, इसे यहां ले आओ 80 माइनस x बटे √3, इक्वेशन 2, ठीक है। चूंकि लिखेंगे तब, चूंकि h इक्वल टू h डैश, ठीक है, दिया है, ऐसे लिख दो दिया है कि h और h डैश की वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू आप रख दो। h की वैल्यू क्या है x √3 और h डैश की क्या है 80 माइनस x अपॉन √3। अब √3 को जब आप इधर ले जाओगे, √3 मल्टीप्लिकेशन 3, तो 3x, और ये माइनस का x जब इधर लाएंगे तो प्लस का x इक्वल टू 80, 3x ऑफ 1x यानी 4x इक्वल टू 80। जब 4 से आप इसे भाग दोगे, 4 दूनी 8, 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20, x बराबर 20। तो लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंभों की ऊंचाई क्या दे रखी थी h बराबर, यहां रख लो दोनों की सेम है, इसमें रखो चाहे उसमें रखो, वैल्यू वही आएगी। अब देखो जैसे मैं यहां रख दूं 80 माइनस 20 60, हर का परमीकरण 60√3, इसका आ जाएगा 3, क्या 20√3। तो सिंपली मैं इक्वेशन 1 से निकाल दें, ऊंचाई बराबर क्या दे रखी है x√3, तो 20√3, h इक्वल टू h डैश, और लिखेंगे खंबे लिया, लिख दो AB से E तक की दूरी, यानी AE इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर, और तथा इस बिंदु की यहां से कितनी दूरी है EC निकाल लो इस प्रकार से, EC बराबर 80 माइनस x बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, ठीक है, ऐसे ही लिख लेना। अतः खंबे CD से बिंदु E तक की दूरी कितनी आएगी 60 मीटर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं, ये नोट कीजिए वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये।
इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू वगैरह थोड़ी सी चीज बदल देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर मिलते हैं। देखिए तो ये फोर्थ का अथवा वाला क्वेश्चन है, जो अथवा में दे रखा, ठीक है, अथवा में जो दे रखा होता है। अगर आप भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी जो मीनार का तल है उस पर उन्नयन कोण 45 है और शिखर पर कितना 60 है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको चित्र बना के दिखाते हैं, चित्र बनाना आपको जरूरी है। कह रहा है भूमि के बिंदु, यानी भूमि का एक बिंदु है, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, तो ये मान लिया बिंदु से 20 मीटर ऊंचाई भवन है कोई, माना ये ए बी कोई भी भवन है। अब इस भवन पर लगी एक मीनार, अब माना बी सी, माना ये बीसी को एक मीनार लगी है, तब ये कह रहा है मीनार के तल और शिखर के ननकोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मान लीजिए यहां से कहीं भी इस तरीके से ये कह रहा है जो आपका तल है इसका, ठीक है, किसका, मीनार का तल, ये रहा मीनार का तल, तो ये इसका उन्नयन कोण कितना है 45, और ये कह रहा शिखर से कितना है, शिखर से आपका 60 है, शिखर से 60। देखो यहां शिखर से मिला दिया इस प्रकार से। तो यहां से जब तल के लिए तो यहां से मिलेगा 45, ये क्या हो जाएगा शिखर के लिए 60। अब ये बिंदु मान लिया ए बी सी डी। अब ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है, तो देखो मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमें, ये यहां से लेकर यहां तक, इसे मान लिया मीनार की ऊंचाई x और ये बिंदु D से A तक की दूरी मान ली x, क्योंकि हमें नीचे की कोई दूरी दी नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, तो हम अब लिखेंगे, पहले लिखना पड़ेगा जो हमने माना हल, माना बिंदु A से, माना बिंदु A से 20 मीटर ऊंची या ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा ए बी कोई भवन है, ए बी कोई भवन है, भवन के शिखर पर h मीटर ऊंची बीसी मीनार लगी है, या ऊंची बीसी मीनार है। फिर लिखेंगे बिंदु डी से मीनार के तल तथा शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितने 45 व 60 तथा बिंदु D से A तक की दूरी x है, तथा बिंदु D से A तक की दूरी x है, ठीक है। तब देखो हमें ये x भी चाहिए, तभी तो सॉल्व करेंगे। तो पहले त्रिभुज ADB में ले लो, फिर त्रिभुज ADC में ले लो। पहले हम त्रिभुज ADC की बात करेंगे। त्रिभुज ADC में tan की वैल्यू लगा तो tan 45 1 होता है,
तो 10 45 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा, तो 20 बटे x। ये पहले लिख दो, ए बी बटे ए डी 20 बटे x, यानी x कितना आ गया 20 मीटर, यानी बिंदु डी से ए तक की दूरी कितनी है 20 मीटर। अब कौन सी त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज तथा त्रिभुज ए डी सी में 10 45 बटे क्या हो जाएगा ए बटे सी बटे ए डी तो 10 पे सॉरी 10 60 है ना, 45 में 10 60 10 60 10 60 कितना होता है, ए बटे √3 होता है, ठीक है। अब सॉरी 10 60 गलत बोल गया, √3 होता है, कितना होता है √3, वो 10 30 होता है, ठीक है। ए बटे √3, AC की वैल्यू 20 प्लस h अपॉन AD की वैल्यू h, और x की वैल्यू कितनी आएगी तो 20 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस h, h बराबर 20 √3 माइनस 20, h बराबर 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, तो h कितना आ गया इतना। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। बिंदु यहाँ एक लिख दो, बिंदु डी से ए तक की दूरी 20 मीटर है। ये क्वेश्चन नहीं करता फिनिश, क्योंकि मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। सिंपल है, हमने त्रिभुज बनाया, ये लैंग्वेज आपको लिखनी होती है। tan का फॉर्मूला लगाया इस त्रिभुज में, त्रिभुज एडीसी में, फिर त्रिभुज एडीसी में, और सॉरी ये बी है, हाँ ये मिस्टेक हो गई है फिर से, त्रिभुज एबीडी में, और ये पूरे त्रिभुज एडीसी में, ठीक है, इतना आप नोट करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 5वां क्वेश्चन है, पता नहीं किसी टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हमने भी ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो मैंने कराया था, फोटो लिया था, जैसे हम लेते हैं इसकी शॉट। तो देखिए इसमें बोला है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बेलन है, आपको ऊपर से दिख रहा होगा, एक ऊपर अर्धगोला नीचे अर्धगोला। तो ये बेलन एक जो पूरा खिलौना बना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना पृष्ठीय, तो देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल सी जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमने लिख लिया, और लिख दिया है कि खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोलों के बक पृष्ठीय क्षेत्रफल की योग के बराबर होगा। बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो हम खिलौने का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे संपूर्ण, तो देखो बेलन का बक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का, तो एक का क्या 2πr², तो 2 का क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 4πr²। यहाँ से हमने 2πr कॉमन लिए, तो ब्रैकेट में h+2 बच गया, 2 गुणा पाई की वैल्यू लगाई, आर की वैल्यू लगाई, एच की लगाई, और आर की जगह 3.5, और जब 3.2 से 7, तो 17 हो गया। फिर इन तीनों की आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो इस प्रकार 376 सेंटीमीटर हमारे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। इस टेक्निकल इश्यू के लिए हमें बहुत खेद है, सॉरी स्टूडेंट्स। देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन है 5वें का, अथवा फिर इसके बाद ये पेपर आपका फिनिश। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है,
शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, यानी जो अर्धगोले की त्रिज्या वही शंकु की त्रिज्या, और इनकी माप क्या 3 सेंटीमीटर है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला हमें डायग्राम बनाना होगा, चित्र कभी दे नहीं रखा। ये कह रहा ठोस जो है ना अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार रखा है, यानी हमारे पास ये अर्धगोला है इस प्रकार से, इस पर एक शंकु रखा है, इस पूरे डायग्राम को इन्होंने एक ठोस बोल दिया। इसकी त्रिज्या जो है वो 3 है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आप थोड़ा और अच्छे से बना लेना, ठीक है। 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई टोटल ठोस यानी पूरे को ठोस बोला तो टोटल ऊंचाई कितनी है इनकी? 6 सेंटीमीटर है। तब ये कह रहा है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे शंकु जो हमें गिवन है, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठोस की ऊंचाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब जब ये इन्होंने ठोस का आयतन पूछा, समझना बात, तो यहाँ पे देखो पूरे ठोस में 2 आकृति दिख रही है, एक शंकु दिख रहा है और एक आपको अर्धगोला दिख रहा है। तो पूरे का हमें आयतन निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा इसमें? एक शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन निकालो, अर्धगोले का आयतन निकालो, दोनों को जोड़ दो तो ठोस का आयतन निकल जाएगा। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमें यहाँ से शंकु की ऊंचाई निकालनी होगी, ठीक है। बाकी मैं दे रखा, तो शंकु की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है, यानी अब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो हमें ये यहां से लेके यहां तक की जो इसकी ऊंचाई है वो अर्धगोले की वो घटानी होगी। अब त्रिज्या क्या है? दोनों की सेम है, तो यानी यहां से लेके ये जो इसकी ऊंचाई है कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और टोटल क्या है इसकी? 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 में से 3 को घटा देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, त्रिज्या कैसी है? समान है, इसलिए शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 6 - 3 बराबर 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे शंकु का आयतन शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है, लगा दो वैल्यू, तो 1/3 देखो पाई की लास्ट में लगा लेना, एक साथ ही कर लेंगे। तो 1/3 गुणा पाई, आर की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर गुणा 3, तो ये 3 से तो 3 कटा, 3 तिया 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप नीचे ऐसे लाइन में लिखना है, सामने नहीं, ऐसे लिखना, ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन निकाल लो। दो बटे 3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू ऐसी रहने दो, आर की लगा दो, 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, सॉरी क्यू है, 3 ते 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 2 गुणा पाई गुणा 27/3, 3 ने 27, तो 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
अब लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या हो जाएगा? अब देखो यहां से शंकु का आयतन कितना है, 9 पाई, 9 पाई, और इसका कितना है 18 पाई, 9 और 18 कितने हुए 27, 27 पाई। चाहो तो सॉल्व कर लो, 27 गुणा 22/7, ये लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। भाग दे दो 22 गुणा, या पाई की 1.34 लगा दो, पाई की वैल्यू क्या लगा दो 1.34, 1.34। अब 22 की सिंपली सॉरी 22 बोल रहा हूँ 27 है ना, 27 की मल्टीप्लिकेशन कर दो 1.34 से, 4 7 28 का 8 से लिख दो, 4 10, 3 7 21, 3 2 6 2 8 7 2, तो हो जाएगा 8 9 8 8 16, ठीक है। तो यह जाएगा 36.98 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपके ठोस का आयतन। 4 7 28, 4 10, 3 7 21, 3 2 2 8 7 8 1 8, यहाँ पे देखो एक है, ये एक आएगा 18, सॉरी ठीक है 8 1 और 8 8 16, ठीक है 36.18, 36.18 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या है आपका ठोस का आयतन, इतना आप नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2025 का सेट 1 मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट था, अच्छे क्वेश्चन आए, ये कंप्लीट होता है। अयो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बताइए मुझे सेकंड सेट का कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन लेके आऊं, या फिर इस तरीके से लाऊं कि 2025 के सभी एमसीक्यू, 2025 के 2-2 नंबर के सब क्वेश्चन एक साथ, फिर 4 नंबर के एक साथ, इस तरीके से लेके आऊं, या जैसे ही हमने सेट कंप्लीट करा इस तरीके से सेट लेके आऊं? कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।